तो आज हम उस इंजन की पूरी कहानी समझेंगे जो कभी नहीं थकता। हमारा दिल। हाँ, हमारा दिल। हमारे पास कुछ बेहतरीन लेख हैं, कुछ अकादमिक शोध पत्र भी हैं जो इसकी बनावट की बारीकियों में जाते हैं, और एक वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट भी है। जो दिल की सेहत से जुड़ी एक बड़ी और कह सकते हैं थोड़ी चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये खून कैसे पंप करता है, बल्कि हम इसकी इंजीनियरिंग के कमाल को और इसके कुछ अनसुने रहस्यों को उजागर करेंगे। जैसे ये बात ही ले लीजिए कि एक दिन में दिल लगभग 1 लाख बार धड़कता है। 1 लाख बार! ये कुछ छोटा मोटा काम नहीं है। चलिए इसी हैरत अंगेज आंकड़े से बात शुरू करते हैं। और वो जो धड़कन की आवाज हम सुनते हैं, वो लब डब, वो असल में दिल की मांसपेशियों के सिकुड़ने की नहीं है। अच्छा? नहीं, वो इसके अंदर लगे वॉल्व यानी दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाज है। ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर मशीन है। तो आज हम इसकी कार्य प्रणाली के हर पहलू पर नजर डालेंगे, इसके डिजाइन से लेकर इस पर पड़ने वाले दबाव तक। बिल्कुल। तो चलिए कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। मुझे एक स्रोत में ये पढ़कर बहुत हैरानी हुई कि हमारा दिल उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। एक वयस्क पुरुष में इसका औसत वजन लगभग 280 से 300 ग्राम। और महिलाओं में करीब 225 से 250 ग्राम होता है। मतलब हमारी मुट्ठी से थोड़ा ही बड़ा। बस। पर आकार पर मत जाइए। वो छोटी सी मांसपेशी एक दिन में लगभग 2000 गैलन यानी 7500 लीटर से ज्यादा खून पंप करती है। 7500 लीटर? हाँ, इस बात को समझने के लिए सोचिए, ये इतना खून है कि आप एक सामान्य कार के फ्यूल टैंक को 150 से ज्यादा बार भर सकते हैं। कमाल है। और ये सारा खून शरीर में फैली लगभग 60,000 मील लंबी नसों और धमनियों के नेटवर्क से होकर गुजरता है। 60,000 मील? या ये तो पृथ्वी के 2 चक्कर लगाने से भी ज्यादा है। ये सोचना ही अविश्वसनीय है। यही तो इसकी असाधारण क्षमता है। और इसी से जुड़ा एक और तथ्य है। बताइए। एक स्प्रिंटर मतलब तेज धावक जब दौड़ता है तो उसके पैरों की मांसपेशियां बहुत जोर लगाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारा दिल आराम करते हुए भी उन मांसपेशियों से 2 गुना ज्यादा जोर लगाकर काम करता है। 2 गुना? हाँ, यह उस बल को दिखाता है जो पूरे शरीर के हर कोने तक खून पहुंचाने के लिए जरूरी है। मैंने ये भी पढ़ा कि दिल की धड़कन की रफ्तार उम्र और फिटनेस के हिसाब से बहुत अलग होती है। बहुत ज्यादा। जैसे एक नवजात शिशु का दिल 70 से 190 बीट्स प्रति मिनट की रफ्तार से धड़कता है, जो कि बहुत तेज है। और वहीं एक पेशेवर एथलीट का दिल आराम करते समय सिर्फ 40 से 60 बार धड़कता है। हाँ, और ये कम धड़कन असल में बेहतरीन कुशलता का प्रतीक है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, एक मजबूत प्रशिक्षित दिल हर धड़कन में ज्यादा खून पंप करता है। तो उसे कम बार धड़कना पड़ता है? बिल्कुल, उसे शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए कम बार धड़कना पड़ता है। ये एक छोटी गाड़ी के इंजन और एक स्पोर्ट्स कार के इंजन के बीच का फर्क है। मतलब एथलीट का दिल एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह है। एकदम सही। चलिए अब इस इंजन की डिजाइन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक आम धारणा है कि दिल शरीर में बाईं ओर होता है, पर ये पूरी तरह सच नहीं है, है ना? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। दिल असल में हमारी छाती के बिल्कुल बीच में होता है। ब्रेस्ट बोन के ठीक पीछे। हाँ, ब्रेस्ट बोन के ठीक पीछे। बस इसका निचला हिस्सा थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। इसीलिए हमें धड़कन वहां ज्यादा महसूस होती है। बिल्कुल, और ये बहुत सुरक्षित तरीके से पैक होता है। इसके चारों ओर एक दोहरी परत वाली थैली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, एक तरह का सुरक्षा कवच। और मैंने एक लेख में पढ़ा था कि ये थैली सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि इन 2 परतों के बीच में एक खास तरल पदार्थ भी होता है। हाँ, होता है। जो धड़कते समय घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करता है, बिल्कुल एक इंजन में तेल की तरह। ये एक बेहतरीन एनालॉग है, बिल्कुल सही। और इसी थैली के अंदर दिल की अपनी दीवार होती है जिसकी 3 परतें हैं। 3 परतें? सबसे बाहरी एपिकार्डियम, बीच की सबसे मोटी और मजबूत परत मायोकार्डियम, यही असली मांसपेशी है जो सारा काम करती है। अच्छा, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर की पतली परत एंडोकार्डियम, जो ये सुनिश्चित करती है कि खून बिना किसी रुकावट के आसानी से बह सके। और इस मस्कुलर घर के अंदर 4 कमरे हैं, 4 चेम्बर। ये किसी टीम की तरह कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इन्हें 2 टीमों में बांटा जा सकता है। ऊपर के 2 छोटे चेंबर अलिंद या एट्रिया कहलाते हैं। एट्रिया? ये रिसीविंग रूम की तरह हैं, जहां शरीर और फेफड़ों से खून आकर इकट्ठा होता है। ठीक है। और नीचे के 2 बड़े और मजबूत चेंबर
निलय या वेंट्रिकल्स हैं। ये असली पावर हाउस हैं। पावर हाउस। दाहिना निलय खून को फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और बायां निलय जो सबसे मजबूत होता है ऑक्सीजन से भरपूर खून को पूरे शरीर में पंप करता है। और इन चेम्बरों के बीच वो वाल्व होते हैं जिनकी आवाज हम सुनते हैं। हाँ, कुल 4 वाल्व जो वन वे दरवाजों की तरह काम करते हैं ताकि खून गलत दिशा में वापस न बहे। तो लबडब की आवाज। जब अलिंद से निलर में खून जाता है तो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व खुलते हैं और फिर जोर से बंद होते हैं। ये पहली आवाज है, लब। लब। फिर जब निलय जोर से सिकुड़कर खून को फेफड़ों और शरीर में भेजते हैं तो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व खुलते हैं और फिर बंद होते हैं। ये दूसरी आवाज है, डब। लबडब। तो लबडब असल में इन 4 दरवाजों के खुलने और बंद होने का संगीत है। यहाँ एक ऐसी बात है जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया। हमारे स्रोतों में बताया गया है कि दिल को, मतलब इसको धड़कने के लिए दिमाग से लगातार निर्देशों की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब इसका अपना एक तरह का दिमाग या कंट्रोल सिस्टम है। ये सच में विज्ञान का एक चमत्कार है। इस खूबी को ऑटोमैटिसिटी कहते हैं। ऑटोमैटिसिटी। इसे ऐसे समझिए कि दिल के पास अपना खुद का पावर जनरेटर और वायरिंग का पूरा सिस्टम है। अच्छा। उसे शहर की मेन पावर ग्रिड यानी हमारे दिमाग से हर सेकंड सिग्नल की जरूरत नहीं है। जब तक उसे ईंधन यानी खून और ऑक्सीजन मिलता रहेगा, वो अपनी तयशुदा लय पर चलता रहेगा। अविश्वसनीय। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसका अपना एक प्राकृतिक पेसमेकर होता है, जिसे साइनोएट्रियल या एसए नोड कहते हैं। एसए नोड। ये दाहिने अलिंद में स्थित कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह है। यहीं से एक बिजली का करंट या आवेग पैदा होता है। और फिर ये करंट फिर एक तय रास्ते से गुजरता है, एवी नोड तक, फिर बंडल ऑफ हिज और पर्किंजे फाइबर्स नाम के विशेष तारों के जरिए पूरे दिल में फैल जाता है। और जैसे ही ये करंट मांसपेशियों तक पहुंचता है, वे एक साथ सिकुड़ती हैं और बस यही एक धड़कन है। तो जब कोई ईसीजी करवाता है तो मशीन असल में इसी अंदरूनी बिजली को माप रही होती है। बिल्कुल। एक ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिल की इसी इलेक्ट्रिकल कहानी को कागज पर उतारता है। हर धड़कन एक हस्ताक्षर की तरह होती है। अच्छा। उसमें जो छोटी पी तरंग दिखती है वो दिखाती है कि ऊपरी चेंबर यानी अलिंद सिकुड़ रहे हैं। फिर जो बड़ा सा QRS स्पाइक आता है वो निचले और सबसे शक्तिशाली चेंबर यानी निलय के काम करने का संकेत है। और आखिर में टी तरंग बताती है कि दिल अब अगली धड़कन के लिए आराम कर रहा है, मतलब रिचार्ज हो रहा है। डॉक्टर इसी हस्ताक्षर को पढ़कर दिल की सेहत का अंदाजा लगाते हैं। तो दिल का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी भावनाएं इस पर गहरा असर डालती हैं। हम सदियों से प्यार, दुख, खुशी, इन सबको दिल से जोड़ते आए हैं। बिल्कुल। तो विज्ञान के हिसाब से टूटे दिल का सिंड्रोम क्या सच में कोई चीज है? हाँ, ये बिल्कुल सच है और इसका एक मेडिकल नाम भी है, टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी, जिसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। जब किसी को कोई गहरा भावनात्मक सदमा लगता है, जैसे किसी प्रियजन को खोना या कोई बड़ा धोखा। हाँ, तो शरीर में अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में तनाव के हार्मोन जैसे एड्रेनलिन रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन दिल पर क्या असर डालते हैं? ये हार्मोन का सलाब दिल के मुख्य पंपिंग चैम्बर यानी बाएं निलय के एक हिस्से को अस्थायी रूप से सुन्न या कमजोर कर देता है। ओहो। नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को सीने में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ होती है, जो लक्षण बिल्कुल दिल के दौरे जैसे होते हैं। पर ये अस्थायी होता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ये अस्थायी होता है और कुछ हफ्तों के आराम के बाद दिल वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। ये दिखाता है कि हमारी भावनाएं और दिल की सेहत कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो अगर दुख और तनाव दिल को इस तरह शारीरिक रूप से चोट पहुंचा सकते हैं, तो क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या खुशी और हंसी जैसी भावनाएं इसे शारीरिक रूप से फायदा पहुंचा सकती हैं? हाँ, तो हमारी रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत, एंडोथेलियम। हाँ, एंडोथेलियम, वो फैल जाती है और आरामदायक स्थिति में आ जाती है। अच्छा। इससे शरीर में रक्त का प्रवाह 20% तक बढ़ जाता है। 20% तक? जी। जब नसें और धमनियां चौड़ी और आरामदायक होती हैं तो दिल को खून पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। ये सीधे तौर पर दिल पर से तनाव कम करता है। तो हंसना दिल के लिए एक छोटी सी कसरत की तरह है। वाह। तो ये साफ है कि हमारी भावनाएं, चाहे वो तनाव हो या खुशी, सीधे तौर पर दिल के काम करने के तरीके पर असर डालती हैं। लेकिन आजकल की जीवन शैली में एक और चीज है
जो चुपचाप दिल पर बोझ डाल रही है। और वर्ल्ड हार्ट रिपोर्ट 2025 के आंकड़े इसी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत गंभीर और वैश्विक मुद्दा है। रिपोर्ट के अनुसार मोटापा और हृदय रोग का एक सीधा और बहुत खतरनाक संबंध है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 2022 में दुनिया भर में 878 मिलियन वयस्क मोटापे के साथ जी रहे थे और ये संख्या 1990 के बाद से लगभग 4 गुना हो गई है। 4 गुना। और भविष्य के लिए अनुमान क्या कहता है? अनुमान और भी ज्यादा चिंताजनक है। रिपोर्ट का कहना है कि अगर यही चलन जारी रहा तो साल 2050 तक 25 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 3 में से 2 वयस्क या तो अधिक वजन वाले होंगे या मोटापे का शिकार होंगे। ये तो एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट का रूप ले रहा है। बिल्कुल। इसका हृदय रोगों से सीधा संबंध क्या है? मतलब ज्यादा वजन दिल पर असर कैसे डालता है? इसके कई सीधे असर हैं। दुनिया भर में हृदय रोगों से होने वाले कुल मौतों में से लगभग 10% का सीधा कारण हाई बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI है। 10% मौतें? हाँ, ज्यादा वजन और मोटापा हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का खतरा बढ़ाते हैं और ये तीनों हृदय रोग के मुख्य कारण हैं। और दिल पर काम का बोझ भी तो बढ़ जाता होगा। जाहिर है, शरीर में ज्यादा वसा होने का मतलब है कि दिल को एक बड़े सिस्टम में खून पंप करना पड़ रहा है, जिससे उस पर काम का बोझ स्थायी रूप से बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, इसका आर्थिक प्रभाव भी बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार अधिक वजन और मोटापे का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला असर लगभग 2.2% वैश्विक GDP के बराबर है। मतलब ये एक व्यक्तिगत समस्या से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक सामाजिक और आर्थिक बोझ भी है। तो इस शक्तिशाली इंजन को अच्छी स्थिति में रखने के लिए क्या किया जा सकता है? जाहिर है, हमारे स्रोत स्वस्थ खानपान और जीवन शैली पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, और इसमें कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे संतुलित आहार जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज शामिल हों। मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में भी पढ़ा है। हाँ, एक स्रोत में उसका खास तौर पर जिक्र है। ये मछली और कुछ बीजों में पाया जाता है। ये सूजन को कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जो दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। जी। इसके साथ साथ नियमित व्यायाम और तनाव का सही प्रबंधन ये दिल की सेहत के 3 मुख्य स्तंभ हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र रिपोर्ट में किया गया है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत पसंद या इच्छा शक्ति का मामला नहीं है। सही बात है। किसी व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति, जैसे गरीबी या शिक्षा का स्तर, वो किस तरह के माहौल में रहता है और उसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक कितनी पहुंच है, ये कारक भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगत प्रयासों के साथ साथ मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां और जागरूकता अभियान भी बेहद जरूरी हैं। उनके बिना बात नहीं बनेगी। तो आज हमने समझा कि हमारा दिल सिर्फ एक पंप नहीं है, ये एक शक्तिशाली, आत्मनिर्देशित और अविश्वसनीय रूप से कुशल मशीन है, जो हमारी भावनाओं से सीधे तौर पर बात करती है और जिसका स्वास्थ्य आज हमारे आधुनिक जीवन की एक बड़ी वैश्विक चुनौती बन गया है। बिल्कुल, हमने इसकी परतों और वाल्वों की इंजीनियरिंग को समझा, इसके अपने अद्भुत इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जाना जो इसे दिमाग से आज़ादी देता है, और ये भी देखा कि हंसी जैसी साधारण